extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी. I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी. Triumph IAS से थी. What has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology is working well for me. तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में. मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी. पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप whenever. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ ठाकुर अंजलि अजय हियर और मैंने इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में 43 रैंक हासिल की है. तो आज हम डीकेटी के थ्रू एस्से राइटिंग पे बात करने वाले हैं. बेसिकली एस्से जो है वो अभी मोर फिलोसॉफिकल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता जा रहा है. तो बेसिक क्वेश्चंस ये उठते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ऐसे एसेस को, कैसे अप्रोच करना चाहिए. तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी और जो मैंने अप्लाई किया था वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. सो बात करें अगर एस्से की, तो हाउ टू अटेम्प्ट. तो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हिसाब से एस्से चूज़ करना पड़ता है. आई ऑलवेज वेंट विथ ईजियर वन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और ओवर स्मार्ट बनते हो कि नहीं जो एस्से सब नहीं लिख रहे या बहुत डिफ़िकल्ट एस्से है वो मुझे लिखना चाहिए ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले, तो ये मुझे लगता है कि सही नहीं होता. कई बार ऐसी चीज़ें बैकफायर कर जाती है. तो हमेशा ऐसे एस्से को उठाइए जिसका मीनिंग एकदम क्लियरली आपको कन्वे हो पा रहा है. आप क्लियरली समझोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियरली कन्वे टू द एग्जामिनर कि एग्जैक्टली वो कोट या फिर वो जो लाइन दिया हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है. और उसी के थ्रू आप एग्जाम्पल्स और जो भी चीज़ें रिलेट कर एनेक्डोट्स वगैरह फैक्ट्स वगैरह आप रिलेट कर पाओगे. सो मुझे लगता है कि आपको हमेशा ऐसा ऐसे उठाना चाहिए जो आपको एकदम ठीक तरीके से समझ में आ रहा है. तो पहला तो ये कि चूज़ कैसे करें. सेकेंडली कि आप उसको एस्से को कैसे अच्छा बना सकते हो. तो जितना हो सके कोट्स को रिलेट करिए और कोट्स उसमें ऐड करिए. देन ऑलवेज स्टार्ट विथ एनेक्डोट. मैं हमेशा एनेक्डोट से स्टार्ट करती थी. एनेक्डोट्स क्या होते हैं कि रियल लाइफ कोई स्टोरी है जो न्यूज़पेपर से आपको मिल रहा है या फिर कहीं से भी मिल रहा है, तो वो आप उसमें कोट कर सकते हो. और कई बार ऐसा होता था कि मुझे कुछ एसेज ऐसे होते थे जहाँ पे एनेक्डोट्स मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं वहीं पे कुछ फिक्शनल बना देती थी. लाइक अगर मान लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे डिज़ास्टर पे कुछ क्वेश्चन है, तो आप कुछ बहुत इमोशनल सा कोई स्टोरी बना सकते हो. हम मूवीज़ देखते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो ऐसे कुछ स्टोरी बना दीजिए कि कोई पर्टिकुलर इंसान है, एक फिक्शनल नेम, और उसके साथ कुछ बुरा हुआ है डिज़ास्टर की वजह से. डिज़ास्टर कैसे उसकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ऐसे बहुत सारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो फिक्शनल कैरेक्टर्स और फिक्शनल स्टोरी मैंने एग्ज़ाम में बहुत बनाया है और वो एक्चुअली हेल्प करता है. क्योंकि एस्से जो है आपको एस्से इतना फ्लुएंटली या फिर ऐसे फ्लो के साथ लिखना चाहिए जैसे आप सामने वाले से बात कर रहे हैं. और जब आप बात करते हैं और जब आप उसको अपना मीनिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग कन्वे करना चाहते हो, तो उसमें एक इमोशनल और एक रियल सेंस होना चाहिए. क्योंकि जब आप सामने वाले के इमोशन को टैप कर पाओगे आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे. सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ कोट्स और सिर्फ सही बातों से या फिर रिजिड आर्ग्यूमेंट से अच्छा ऐसे नहीं लिखा जा सकता. आपको उसमें थोड़ा सा वो इमोशनल और रियल एग्जाम्पल्स उसमें डालने पड़ेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प करता है. देन कोट्स और एनेक्डोट्स की बात हो गई. देन मैंने सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया था ऐसे के लिए टॉपर्स आंसर कॉपी. आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं बहुत सारे टॉपर्स के आंसर कॉपी पढ़ती थी. और आप एक बार रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स देख लीजिए एसएस के, और जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं उनकी आंसर कॉपी डाउनलोड कर लीजिए. आजकल सारे आंसर कॉपी आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, विजन पे, नेक्स्ट आईएएस पे, फोरम पे, इन सब पे आपको आराम से उनकी लिखी हुई आंसर कॉपीज़ मिल जाएंगी. तो एस्से में मैं क्या करती थी, मैं एक महीने पहले, एग्ज़ाम के एक महीने पहले डेली एक एक एस्से पढ़ लेती थी. सुबह उठ के या फिर कोई भी आप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम चूज़ कर लीजिए और आप एक एस्से पढ़ लीजिए. तो आप वहाँ से कंटेंट भी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. जैसे कोई बहुत अच्छा कोट है, कोई बहुत अच्छा एनेक्डोट है, आप डायरेक्टली वहाँ से उठा लीजिए
और उससे क्या होता है कि आपके नोट्स भी बनते जाएंगे ऐसे के लिए, एंड आपको अप्रोच समझ में आएगी। आप उस जोन में चले जाओगे कि ओके कैसे एक चीज से दूसरे चीज पर आप एक डायनेमिक से दूसरे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे शिफ्ट कैसे करना है, कैसे आपको उसमें एग्जाम्पल्स को रिलेट करना है। आप देखोगे कि न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स और न्यूज़पेपर के हेडलाइंस वगैरह को कैसे उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें आपको टॉपर्स के आंसर कॉपी से बहुत अच्छे से मिलेंगी। और इससे दो बेनिफिट है कि आप डायरेक्टली कई बार उनके कोट्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स आप डायरेक्ट कहीं पे रिलेट करके पुट कर सकते हो। मैं करती थी, बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक आंसर कॉपी है टॉपर्स की जो बहुत ही हेल्प करता है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। देन जब अप्रोच की बात करते हैं तो हम जब ऐसे लिखते हैं तो हमेशा प्रो आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पे कोई ऐसे है कि जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है वो इंसान को इंटेलेक्चुअल बनाता है और समथिंग लाइक दैट, तो मेन जो उसका थीम है वो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है। तो आप सिर्फ ये मत बोलिए पूरे ऐसे में कि ये बात सही है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है एटसेट्रा, उसका सिग्निफिकेंस वगैरह, बट आप उसमें अलग डायमेंशन लाइए। लास्ट के एक पेज एंटीथीसिस पे दीजिए। मैं क्या करती थी, जो भी ऐसे पूछा हुआ है उसके बाद में ऑफकोर्स जो ऐसे है, जो बात कन्वे की हुई है उसको तो आपको इलाबोरेट करना ही है, उसको तो आपको सपोर्ट करना ही है, बट लास्ट में एक शीट, एक पेज मैं एंटीथीसिस पे देती थी कि समटाइम्स आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो आपको इंटेलेक्चुअल नहीं बनाता। कई बार आप बहुत ही खराब सवाल पूछते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो आर्ट होता नहीं है आपके अंदर, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो तो लोग अनॉय होते हैं और अच्छे आंसर्स नहीं मिलते, आपको आइसोलेशन फील होगा क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन करते हो तो आपको आसपास के लोग आपसे शायद अनॉयड रहते हो एटसेट्रा। आप ये बस एक एग्जाम्पल था, आप एक एंटीथेसिस कुछ सोच सकते हो, और ये चीज़ हर एस्से में मेरे साथ अप्लाई हुई है क्योंकि हर लाइन का, हर कोट का या हर थ्योरी का एक अपोजिट पार्ट तो होता ही है, एक एंटीथेसिस आप बना ही सकते हो। तो एक या दो पेज डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आप उसमें एक एंटीथेसिस डाल सकते हो, तो एक अलग डायमेंशन हो जाएगा। क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है 1000 से 1200 वर्ड्स का आंसर लिखना, ऐसे लिखना। तो जब आप उसमें सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो तो बहुत मोनोटोनस आंसर हो जाता है, ऐसे हो जाता है जो कई बार बोर करता है एग्जामिनर को और अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, फिर बहुत एवरेज से मार्क्स आते हैं। तो इसके लिए आपको अलग डायमेंशन सोचने चाहिए, जैसे कि एंटीथेसिस वाला डायमेंशन है। देन देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, जो लोग बोलते हैं पेस्टल अप्रोच है, टाइमलाइन का अप्रोच है। तो मैं क्या करती थी, सिर्फ एक अप्रोच से नहीं जाती थी, मैं मल्टीपल अप्रोचेस इस्तेमाल करती थी, एटलीस्ट 2 अप्रोच। लाइक वही क्वेश्चन वापस से लेते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का, तो उसमें जैसे आप WH वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हाउ, व्हाट, ऐसे करके आप उसको तोड़ सकते हैं एंड देन उन डायमेंशंस में अलग डायमेंशन ला सकते हैं, पेस्टल वाला अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल जब वो क्वेश्चन है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग वाला ऐसे है, तो मान लीजिए मैंने उसमें पहले ये समझाया कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्यों ज़रूरी है वो, व्हाई, देन हाउ, कैसे डेवलप करेंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। ये मेरे ब्रॉड डायमेंशंस हो गए जिस पे मैं बात करूंगी। अब उसके अंदर, उस डायमेंशन के अंदर मैं 2-2 पेज या फिर ऐसे कुछ लिखूंगी, तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल देने से अच्छा है कि मैं उसमें भी डायमेंशंस तोड़ दूँ। तो मैं उसमें डायमेंशंस कैसे तोड़ूंगी कि पेस्टल अप्रोच लगा दूंगी, कहीं पे टाइमलाइन वाला अप्रोच लगा दूंगी, डिपेंडिंग कि आपके पास क्या कंटेंट है, आप क्या सोच पा रहे हो उस टाइम पे एग्जाम वाले माहौल में, या फिर आपका टॉपिक कैसा है। तो ये जो टॉपिक है बहुत फिलोसॉफिकल है और एब्स्ट्रैक्ट है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग वाला, तो हो सकता है एग्जैक्टली पेस्टल अप्रोच आप ना लगा पाओ, बट कुछ तो लगा पाओगे। पॉलिटिकल वाले अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाए आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का, पॉलिटिकल कोई एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल, लाइक जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्वेश्चन करना शुरू किया, तभी लोगों के अंदर वो जागरूकता आई, तो वो एक एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ऐसे एग्जाम्पल, IR के एस्पेक्ट से ऐसे एग्जाम्पल, और ऐसा आर्ग्यूमेंट आप बिल्ड कर सकते हो। तो पॉइंट इज कि मैं ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस को, ऐसे मल्टीपल अप्रोचेस को इस्तेमाल करती थी कि पहले मैंने ब्रॉडली उसको तोड़ दिया और उसके अंदर में पेस्टल, टाइमलाइन, साइक्लिक अप्रोच, जो भी हम अप्रोचेस सीखते हैं वो मैं उसके अंदर अप्लाई करती थी। तो इससे मेरा आंसर मोनोटोनस नहीं होता था,
क्योंकि अगर आप एक अप्रोच से चलते हो और 10-12 पेजेस लिख रहे हो तो उसमें बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल एग्जाम्पल ये है, सोशल एग्जाम्पल ये है, बट वो फिर क्या होता है, बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है और बहुत बोरिंग हो जाता है वो ऐसे। तो मेरे हिसाब से आप ये ट्राई करिएगा मल्टीपल डायमेंशंस और मल्टीपल अप्रोचेस एक ही ऐसे में इस्तेमाल करने की, जो आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। देन बात करें ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने कहा कि आंसर पढ़ती थी मैं टॉपर्स के। कई बार मैं क्या करती थी, जैसे मान लीजिए मैंने आंसर कॉपी डाउनलोड किया और उसमें कोई ऐसे दिया हुआ है, तो मैं 20 मिनट्स लेके 20 या 25 मिनट्स लेके मैं खुद उसको ब्रेनस्टॉर्म करती थी, उसके डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करती थी, एग्जाम्पल्स को कोट करती थी, एनेक्डोट बनाती थी, और फिर मैं देखती थी कि ओके मेरा जो एसे है और जो टॉपर का एसे है वो क्या है, कैसा है। आप ऐसा कर सकते हो, ऑफ कोर्स सेम नहीं होगा बट सिमिलर लाइन पे होना चाहिए। सिमिलर लाइन यानी क्या कि डायमेंशंस तो अलग हो सकता है बट आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं आपके, उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत सॉलिड होते हैं, तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। और क्योंकि आपने ब्रेनस्टॉर्म किया है आप फिर उन कॉपीज़ को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। अदरवाइज हम जनरली ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि हमने कुछ सीखा नहीं। तो अगर आपने पहले से ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है तो आप उसमें से ज़्यादा बेनिफिट निकाल पाओगे। Thank you to DKT team. Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. देन बात करते हैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स की बात की जाती है कि आपके पास होना चाहिए। तो वही बात है, आप टॉपर्स की आंसर कॉपी पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी कोई मटेरियल पढ़ रहे हो, तो आप उसमें से कुछ कोट्स, कुछ एनेक्डोट्स ऐसे निकाल के रख सकते हो। मैंने सेपरेट शीट्स बनाई हुई थी, कोट की अलग और एनेक्डोट्स की अलग, जहाँ पे मैं शॉर्टली एकदम एनेक्डोट्स को स्क्रिबल कर देती थी। लाइक कहीं भी एजुकेशन का ऐसे आया, जैसे कि लास्ट ईयर आया था 23 में पूछा था एजुकेशन पे, तो मैंने BR अम्बेडकर के एनेक्डोट से स्टार्ट किया था। मैंने कहीं पे पढ़ा था और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही इमोशनल, कि एजुकेशन कैसे आपको पावरफुल करता है। तो आप ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे एनेक्डोट से शुरू कर सकते हो कि एक बॉय जो कि लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो क्लासरूम के बाहर बैठ के स्टडी करता था, उसे क्लासरूम में एंटर होने नहीं दिया जाता था, स्कूल के टैप से पानी पीने नहीं दिया जाता था जस्ट बिकॉज वो लोअर कास्ट का था, बट एजुकेशन के पावर से उसने वो बड़ा होके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना। सो ऐसे अच्छे शब्दों से, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करके आप एक बहुत बढ़िया सा एनेक्डोट बना सकते हो जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ सेपरेट शीट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, और रेडीमेड ऐसे कुछ कंक्लूजन के लिए कोट, कंक्लूजन के लिए आप शायरी या फिर कोई पोइट्री कहीं पे मिलता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एस्पिरेंट जो सीरीज़ आई थी उसमें एक शायरी उसमें एक इस्तेमाल की गई थी, एक पोइट्री कि लाइक स्टोन वाला, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी विल पावर का कुछ पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे कि आपके अंदर वो होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो वाला कुछ ऐसे हो, तो आप उससे कंक्लूड कर सकते हो। और हमेशा कंक्लूजन के पहले एक प्री कंक्लूजन वाला पैरा होना चाहिए जो दिखा दे कि यस आपने जो बातें की आप उसको समराइज करके आप बता रहे हो कि अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और फिर आप क्या करोगे, ऐसा कुछ कोट डालोगे या फिर ऐसी कोई पोइट्री डालोगे और उसको, जैसे ये हिंदी में था तो उसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे और कंक्लूड कर दोगे कि जैसे कि इस कोट में या फिर जैसे कि इस पोइट्री में कहा गया है, विल पावर ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और हम दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो कर नहीं सकते, हम ज़रूर कर पाएंगे। तो यही बात है कि आप ऐसे करके उसको ख़त्म करोगे। सो मैं हमेशा एनेक्डोट या फिक्शनल स्टोरी से स्टार्ट करती थी, बीच में बॉडी जो होता था उसमें मल्टीपल अप्रोचेस इस्तेमाल करती थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया हाउ, व्हाट, ऐसे वाई, ऐसे क्वेश्चंस, और उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस, पेस्टल हो सकता है, टाइमलाइन हो सकता है, साइक्लिक अप्रोच हो सकता है, एंड देन कंक्लूजन से पहले एक प्री कंक्लूजन वाला,
उसके पहले एंटीथीसिस, यस एंटीथीसिस मत भूलिएगा, एंटीथीसिस का एक पेज या फिर एक पैराग्राफ जरूर डालिए हाउएवर करके, एंड देन कंक्लूजन के पहले एक पैराग्राफ, प्री कंक्लूजन कह सकते हो, एंड देन मेन कंक्लूजन मैं करती थी कोट से या पोइट्री से, जो मैंने पहले ही अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट करके नोट्स बना रखे थे। सो बेसिकली ये जो एसे राइटिंग है ये बस एक आर्ट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और मैं जनरल टिप आपको यही देना चाहूँगी कि आप जब भी एसे लिखते हो तो ऐसा सोचो कि आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो और आप उस इंसान को ये कोट समझा रहे हो कि आपको क्या समझ में आया इससे, और फिर आप उसमें उस इंसान को अलग अलग डायमेंशन से समझा रहे हो। तो अगर आप बात करने के हिसाब से उसको लिख पाओगे तो वो बेस्ट होगा, उसमें फ्लो नेचुरल होगा और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही आर्टिफिशियली आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे शिफ्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हमेशा यही करती थी कि बात करने के हिसाब से लिखती थी, और अगर मान लीजिए आपको डायमेंशन चेंज करने में प्रॉब्लम होती भी है तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जहाँ पे आप कनेक्टिंग वर्ड्स, जो पैराग्राफ्स के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो लर्न कर सकते हो, तो वो हेल्प करता है येस, बट नेचुरल फ्लो जो है वो सबसे बेस्ट होता है। सो बस इतना ही था मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहती थी एसे राइटिंग के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।